हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज हम क्लास 12 मैथ्स का जो चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं हम अवकल समीकरण, इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, मतलब रैखिक अवकल समीकरण। ये इम्पोर्टेंट बोर्ड के लिए तो है ही, लेकिन जो बच्चे जेई मेन की तैयारी करते हैं ना, स्पेशली जेई मेन में लगभग लगभग मतलब ऐसा बोल सकते हो, अगर इस चैप्टर में से डिफरेंशियल इक्वेशन में से कोई जेई मेन के अंदर कोई क्वेश्चन आता है, मान लो कि 100 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें से 80 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आएंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, है ना। तो बहुत एक्यूरेसी के साथ आप देख सकते हो इसको। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जे बोर्ड और जेई मेन के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। तो देखो, इसको हम देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक्चुअली ये जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे पहले हमने देखा है होमोजीनियस, वो भी एक टाइप से डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के 3 तरीके आप इस चैप्टर में पढ़ते हो। कौन कौन से? पहला तो था वेरिएबल सेपरेशन का, फिर दूसरा आपने देखा होमोजीनियस इक्वेशंस को सोल्व करने का तरीका, ये तीसरा तरीका ये है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का, ठीक है। तो देखो, आओ देखते हैं ये होती क्या है। सबसे पहले देखेंगे कि ये आखिरकार दिखती कैसी है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आपको दो पैटर्न दिखाई देंगे, पैटर्न 1 और पैटर्न 2। तो वो पैटर्न मैंने हाईलाइट करके बता रहा हूँ। पैटर्न 1 कुछ ऐसा होगा, मतलब ये वाई के रेस्पेक्ट, ऐसा वाई में थोड़ा हाईलाइट होगा, ये एक्स में थोड़ा हाईलाइट होगा। बस इन दोनों में क्या खासियत है, बस मतलब क्या अंतर है इसमें, वाई वाली चीज़ें जहाँ पर है ना, वहाँ पर ये एक्स कवर कर लेगा, और जो चीज़ यहाँ पे एक्स कवर कर रहा है वो यहाँ पे वाई कवर कर लेगा, और कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है। दोनों की प्रोसेस सब कुछ सेम सेम सी है। यहाँ पर देखो, ये समझना आपको, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मैक्सिमम ऑफ द केसेस में ये हमें पूछा जाता है। दूसरा वाला पैटर्न कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पैटर्न 1 में क्या है, डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। यहाँ पर P इंटू वाई बराबर Q, ऐसा कुछ पैटर्न मिलेगा। और जो P एंड Q है ना, P एंड Q, ये हमें या तो कांस्टेंट मिलेंगे या फिर x के फंक्शंस मिलेंगे। किसके? x के। समझ रहे हो मेरी बात? इसको मैं आपको ना दूसरे शब्दों में, दूसरे एंगल से बताता हूँ। कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें डी वाई बाई डी एक्स हो और ओनली एक ही जगह पे y हो, यहाँ पर y जो फ्री y है ना, वो आपको एक ही जगह में मिले, तो समझ जाना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का काम यहाँ पे बन रहा है। जैसे कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो आपके सामने क्या होगा कि ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ होगा कि इसको वेरिएबल सेपरेशन से करना है, या फिर इसको होमोजीनियस से करना है, या फिर लीनियर डिफरेंशियल आज वाले टॉपिक से करना है। आपको समझना पड़ेगा, सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए वेरिएबल सेपरेशन मेथड, जो कि पहला तरीका था। अगर वेरिएबल्स आसानी से अलग अलग हो सकते हैं ना, तो हमें वही तरीका लगाना चाहिए। दूसरा, होमोजीनियस। होमोजीनियस हम ऑलरेडी कई बार देख चुके हैं क्वेश्चंस के जरिए भी। तो उसमें क्या होता है कि अगर एक्स की पावर्स या वाई की पावर्स या फिर किसी भी टर्म की डिग्री, मतलब सभी टर्म्स की डिग्री अगर सेम है, डिग्री 2 है, डिग्री 3 है, तो होमोजीनियस टाइप की इक्वेशन बनती है। उसमें अलग तरीका होता है, वाई बाई एक्स को वी मानते हैं, एक्स बाई वाई को वी मानते हैं। ऐसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको ना, जैसे हो सकता है कि अगर वो ऐसे हो कुछ डी वाई बाई डी एक्स हो, तो वाई आपको एक ही जगह मिलेगा। जो ये पी और क्यू है ना, ये एक्स के फंक्शन होंगे या फिर कांस्टेंट होंगे। ये एक बहुत बड़ा हिंट है। अगर डी एक्स बाई डी वाई होना होगा ना, तब आपको एक ही एक्स मिलेगा, बाकी आपको वाई के फंक्शन मिल सकते हैं, या फिर वाई के एक्सप्रेशन या फिर कांस्टेंट मिल सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको ना ये फोकस करना है, इसके बाद ये सीख जाओगे। अब मैं इसको ज़्यादा महत्व दूंगा, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स बराबर पी इंटू वाई बराबर क्यू। यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट है, ये देखो ध्यान से देखना, एलएचएस में दो चीज़ें हैं, ये और ये। एलएचएस में 2 नंबर है और आरएचएस में एक ही है। जो पी वाई है ना, ये आरएचएस में क्यू के साथ नहीं है, ये इधर डी वाई बाई डी एक्स के साथ में है। ये जो पी है और ये जो क्यू है, वो या तो एक्स के फंक्शन होंगे या फिर कोई कॉन्स्टेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे ये है डी वाई बाई डी एक्स इज डी वाई बाई डी एक्स, पी वाई है, तो आप इसको 1 इंटू वाई ऐसा समझ सकते हो। पी का काम कौन कर रहा है? 1 बराबर क्यू, क्यू की जगह क्या है? साइन एक्स है। और अब इधर आए तो देखो, डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी वाई बाई डी एक्स। अभी तो मैं काफ़ी ऐसे एज इट इज़ ऐसा दिखने वाला बता रहा हूँ, क्वेश्चन जब आएंगे तो एग्जैक्टली ऐसे दिखेंगे नहीं, वो उनमें हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, लेकिन आप पहले समझो तो सही। डी वाई बाई डी एक्स इज डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे वाई है, तो देखो ये अकेला वाई, ये अकेला वाई है। आपको और कहीं वाई नहीं दिख रहा, यहाँ पर भी वाई नहीं है, यहाँ पर भी वाई नहीं है, ये डी वाई बाई डी एक्स है। तो वाई के साथ में क्या है? पी। पी कॉन्स्टेंट या फिर फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है। तो यहाँ पे जो पी है ना, पी का काम कौन कर रहा है? 1 बाई एक्स इंटू लॉग एक्स, ये पी का काम कर रहा है। फिर क्यू,
क्यू आर एच एस में एक्स का कोई फंक्शन होगा, तो जैसे यहाँ पे क्या 1/x है, ऐसे ऐसे इधर समझ सकते हो dx/dy प्लस p इंटू एक्स बराबर क्यू। p और q y के फंक्शंस होंगे, उस केस में उलट फेर हो जाएगी चीज़ों में, जैसे dx/dy और यहाँ पर भी dx/dy प्लस का p इंटू एक्स, तो यहाँ पे क्या आ गया -1/y इंटू एक्स, ऐसा हो गया x/y है ना, तो x तो अपनी जगह है ही, p का काम कौन कर रहा है माइनस का 1/y ऐसे, ठीक है। यहाँ पर क्या है x इंटू कोट वाई, एक्स तो अपनी जगह है यहाँ पर, जो कोट वाई है वो यहाँ पर p का काम कर रहा है, इक्वल टू आर एच एस में क्या है q है, q यहाँ पे अगेन कोई y का फंक्शन या फिर कोई कांस्टेंट हो सकता है, तो यहाँ पर क्या है 2y है, और यहाँ पर देखो 2y प्लस वाई स्क्वायर कोट वाई ऐसे हो गया, तो ये ऐसा सा इंटरचेंज हो जाती चीज़ें। इतना समझने के बाद में अब हम देखते हैं स्टेप्स टू सोल्व दिस इक्वेशन। ये देखो ये वाली है, ये अपनी इंपॉर्टेंट है, dy/dx py बराबर q ऐसे, तो dy/dx प्लस py बराबर q, यहाँ पे जो p है और जो q है ये कुछ ना कुछ x में हमें फंक्शंस मिलेंगे या फिर कांस्टेंट भी हो सकते हैं। देखो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर एक चीज़ तो समझ जाना कि जैसे यहाँ पे dy/dx है, तो ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ इंटीग्रेशन का काम होगा यहाँ पर और यहाँ पर, वहाँ पर x के रिस्पेक्ट में चीज़ें चलेगी, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन भी पहले x के रिस्पेक्ट में हो चुका है, ठीक है। तो x मतलब इधर x में बोलबाला ज़्यादा होगा देखो फाइंड, अब देखो यार यहाँ पर ना एक चीज़ आती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आपको ना ये स्टेप्स टू सोल्व इसका ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहाँ से आया, ये कहाँ से आ टपका, फिर इसका सॉल्यूशन ऐसा क्यों होता है, इसकी थ्योरी में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप है ना ये सोच के आए हो कि यार ये आखिरकार ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आया कहाँ से, इसका सॉल्यूशन ये कहाँ होता, तो आप है ना थोड़ा यार बोर्ड के हिसाब से गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। वैसे इसका जो प्रूफ है एनसीईआरटी में दे रखा है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करता वो देखो या फिर आप उसकी कोई प्रिपरेशन करो, क्योंकि वो कभी नहीं पूछा गया ना। आप अभी इससे मतलब रखो कि अपना क्वेश्चन ये इसकी जो मेथड है वो हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, है ना। थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आप फिर भी आपको बताता चलूँगा। देखो जो p और q है वो x के फंक्शंस है, ऐसे समझ के चल रहा हूँ। तो इसमें आता है सबसे पहली स्टेप, हमें एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समाकलन गुणक, ठीक है। इंटीग्रेटिंग समाकलन और फैक्टर मतलब गुणक, इसको हम आई एफ से लिखेंगे, आई एफ से। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डी एक्स, यहाँ पे जो p है y के बगल वाला जो कि एक x का फंक्शन हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है, वो यहाँ पर आएगा। अब p चूंकि एक x का फंक्शन है तो हम उसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, तो वो याद रखने का लफड़ा भी खत्म हो जाएगा, है ना। तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट डी एक्स, ये होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको आप याद रख लो, लिख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये आपकी ज़ुबान पर होना चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता चलने के बाद में इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इसका जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा। ई की पावर में याद रखना, पी का सिंपल सा इंटीग्रेशन नहीं है, ई की पावर में जो भी आंसर आएगा वो ई की पावर में पड़ा रहेगा। दूसरा, पहला इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता कर लिया, अब डायरेक्ट जो दूसरी स्टेप है वो सॉल्यूशन वाली स्टेप है। इसमें हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन ये होता है, जो भी ये है ना ये इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन ये होता है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको याद करनी है, रटनी है, कुछ भी कर लो, याद दिमाग में छाप लो इसको, ये और ये। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं वो आपने देख लिया, सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो यहाँ से जो आंसर आएगा ना ये वाला, वो इसके y के मल्टीप्लाई में आएगा। यहाँ पे सिंपल y है, y इंटू दिस बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q, जो RHS में था ना q, उसका अब यहाँ पे काम है q मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे जो आंसर आएगा ना वो यहाँ अंदर आएगा। फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, सोल्व करेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन फिर से होगा प्लस सी, इस प्रकार हमें इसका आंसर मिलता है, ठीक है। तो ये समझ गए, यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में यहाँ पे p का इंटीग्रेशन हुआ e की पावर में, और यहाँ पर q इंटू वो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया था उसको मल्टीप्लाई करके x के रेस्पेक्ट में फिर से इंटीग्रेशन इधर होगा, और इधर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर आप ये समझ गए तो अब इसका जो कंपिटिटर है x में, जैसे यहाँ पे dy/dx है तो ये dx/dy हो गया, यहाँ पे y था तो यहाँ पे x हो गया, और यहाँ पे जो p और q है वो x के फंक्शन है, तो यहाँ पे जो p और q है ये अपने y के फंक्शन होंगे। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर भी हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो आई एफ बराबर क्या होगा, ये जो p है
पी डॉट डी वाई, क्योंकि एक वाई का फंक्शन है तो ये वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, लेकिन रहेगा एक ही पावर में, ये आ जाएगा। ये आने के बाद में सॉल्यूशन भी हम इसी प्रकार से यहाँ पर बोलते हैं क्या, जैसे यहाँ पे वाई था ना वैसे यहाँ पे एक्स हो गया, एक्स मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये तो सेम टू सेम है, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ जो आर एच एस में था ना क्यू, तो क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय डी वाई, मतलब डी वाई वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन प्लस सी। तो आप ना ये याद रखो, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी के आएंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन, अगर इक्का दुक्का इधर से आ जाए तो वो भी आप डील कर सकते हो, ठीक है। तो ये याद रखोगे तो इसमें अप्लाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक्स वाली चीज़ों की जगह वाई आ जाएगा और वाई वाली चीज़ों की जगह एक्स आ जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको तीन चीज़ याद रखनी है, ये पैटर्न ऐसा दिखता है, वाई अकेला और बाकी चीज़ें एक्स की होती है। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये क्या होता है, ये पूरा का पूरा ये याद रखना है। फिर सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं ये याद रखना है। 3 चीज़ों पे कमांड होगी तो, और यार बहुत आसान है भी, आप 4-5 क्वेश्चन करोगे ना ऐसे चुटकियों से कमांड बन जाएगी इस पर, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि एग्जाम्पल, देखो दोस्तों ये है एग्जाम्पल, ये इससे हम चीज़ों को काफ़ी हद तक समझ लेंगे। फाइंड दी पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अच्छा ये बढ़िया एग्जाम्पल, इसमें सब कुछ आ जाएगा। और वैसे भी आप समझ रहे हो ना यार, ये जो चैप्टर है ना डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इंटीग्रेशन का लास्ट चैप्टर है, एक टाइप से इंटीग्रेशन की चीज़ें फिर आगे नहीं मिलेगी आपको, वेक्टर 3D उनमें नहीं मिलेगी। और कैलकुलस का भी ये लास्ट ही है, क्योंकि आगे आएगा वेक्टर 3D, प्रोबेबिलिटी, लीनियर प्रोग्रामिंग, उनमें भी कोई कैलकुलस का कोई काम नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो सब भी मज़ेदार है। फिर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस चैप्टर में आते आते आपको ना बहुत सारे कंसेप्ट, कैलकुलस के कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में मतलब लगते हुए दिखाई देंगे, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें बताना है, पर्टिकुलर में क्या होता है, जैसे एक जनरल सॉल्यूशन होता है, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो सी आ जाता है, तो किसी सॉल्यूशन में अगर सी आता है तो वो जनरल सॉल्यूशन है। सी को हटाने के लिए ऐसी कोई कंडीशन दी जाती है, ये जब कंडीशन निकाल डाल के उसके अंदर हम वो सी की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, और वो सी की वैल्यू वापस हम उसमें पुट कर देते हैं, तो वो हमें मिल जाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। खैर अभी धीरे धीरे एक एक चीज़ समझ लेंगे। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ये यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 0, कोई बड़ी बात नहीं है, गिवन दैट दिस। तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक बार, फिर इसका चेकअप करेंगे पूरा। y कोट एक्स बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कोट एक्स, ऐसा है। अब देखो यार, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन आया, मान लो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया आपके, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले सोचो कि ये वेरिएबल सेपरेशन से हो सकता है क्या। देखो यहाँ पे y यहाँ पर है, अब कोट एक्स यहाँ है, x यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर वगैरह यहाँ पर है, तो कैसे भी करके मुझे नहीं लगता कि हम x की चीज़ें अलग और y की चीज़ें अलग कर सकते हैं, नहीं हो पाएगा, वेरिएबल सेपरेशन ख़त्म। होमोजीनियस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। होमोजीनियस में क्या होता है कि x और y इनकी पावर्स ना आपको सेम देखने को मिलती है, जैसे यहाँ पे y है तो y की पावर 1 है, कोट x, अब x तो अंदर एक पावर लेके बैठा तो x के नीचे डिवाइड बाई y होना चाहिए था, वो नहीं है, गलत। और वैसे भी देखो यहाँ पर y है, यहाँ पे x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो ऐसे होमोजीनियस है नहीं यहाँ पर ना, सेम पावर्स वाला पैटर्न है नहीं, क्या बोलते हैं उसको, होमोजीनिटी बोलते हैं क्या, होमोजीनिटी नहीं है भाई, ठीक है। तो फिर एक तरीका आता है कि भाई, अब तीसरा तरीका क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें बोलता हूँ कि अगर यहाँ पर dy बाई डी एक्स है ना, तो यहाँ पर y होना चाहिए, एक ही पूरे क्वेश्चन में एकमात्र एक ही जगह पे y होना चाहिए। क्या होता है पैटर्न, dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई बराबर q, ठीक है। और यहाँ पर जो p होता है ये, और जो q होता है ये दोनों क्या होते हैं, किसी ने x के फंक्शन होते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे क्वेश्चन में एक ही जगह पर y है, यहाँ पर ये वाला y तो dy बाई डी एक्स के अंदर, ये तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, एक ही जगह पर y है, y के साथ में जो है ना कोटेक्स, वो जो p का काम कर रहा है, ये जो कोटेक्स है ना ये अपना p का काम कर रहा है, समझ रहे हो ना मेरी बात, ये अपना p का काम कर रहा है। और जो RHS में क्या है q, ये एक्सप्रेशन ये अपने q का काम कर रहा है। तो जो p है कोटेक्स, जो q है ये 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कोटेक्स, ये दोनों क्या है, ये x के फंक्शन है, क्या है, x के फंक्शन। तो इस टाइप से ये जो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये वाला पैटर्न फॉलो कर रही है, ये वाला पैटर्न जो भी फॉलो करती है वो क्या होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में LDE ऐसे बोलूँगा तो आप समझ जाना। तो अच्छा, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें पता चल गया, अच्छा पता चल गया, तो अब क्या करें, इसको सोल्व करने की स्टेप्स चालू करते हैं,
ठीक है, सोल्व करने के स्टेप्स स्टार्ट करते हैं। तो देखो सोल्व करने की स्टेप्स क्या है, ये वाला पैटर्न है ना, यहाँ पे वाई है। तो सबसे पहले हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ, ये एक्चुअली ना इंटीग्रेशन के सॉल्यूशन में मदद करता है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ क्या है, ये ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डी एक्स। तो यहाँ पर भी हम क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका काम क्या होता है, इंटीग्रेशन को आसान बनाना। आप इसको वेरिएबल सेपरेशन से नहीं कर सकते, होमोजीनियस से नहीं कर सकते। तो ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, और इसकी मैकेनिज्म तो मैं पहले बोल ही चुका हूँ, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है ना। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर चीज़ों को आसान बनाता है। तो आई एफ, चूँकि इस बार जो पी है अपना वो एक्स का फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा, ई की पावर में रहता है ये सारा लफड़ा। ई की पावर में यहाँ पर आ गया पी डॉट डी एक्स, ये होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इस बार ये काम करेगा। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, ये आई एफ बराबर ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी, पी की जगह क्या आ जाएगा, कोट एक्स, यहाँ पे आ गया कोट एक्स डॉट डी एक्स, ऐसा हो गया। तो क्या बनेगा, आई एफ बराबर ई की पावर कोटेक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। यहाँ पर आपको अलग से फॉर्मूला लिख के बताने की ज़रूरत नहीं है ना। आप बहुत सारे और काम कर रहे हो तो ये छोटी मोटी चीज़ें आप निपटा सकते हो। कोटेक्स का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ साइन एक्स, है ना, आई थिंक, हाँ ठीक है यही है, log ऑफ साइन एक्स। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़, यहाँ पे आपको प्लस सी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ पर आपको प्लस सी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, और प्लस सी जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे ना तो लास्ट में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक, बीच में कहीं पर भी प्लस सी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो कोटेक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log साइन एक्स। अब देखो ई की पावर में log साइन एक्स है। अब आपको पता है यार, ई एक्सपोनेंशियल, log लॉगरिदम एक दूसरे के एंटी होते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, है ना। तो ई की पावर log, ये हट जाएगा, ये यहाँ से ऐसे हट जाएगा, क्या बचेगा, जो साइन एक्स है यहाँ पे यही नीचे की तरफ गिर जाएगा। ठीक है, ई और log ये एक टाइप से कट गया, साइन एक्स यहाँ पे बच गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया अपना, साइन एक्स, है ना, पॉइंट टू बी नोटेड। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया साइन एक्स। चलो ठीक है, इतना हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया। अब आती है अपनी सॉल्यूशन की घड़ी। तो देखो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा। सॉल्यूशन इस बार ऐसा दिया जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू, अभी और इंटीग्रेशन बचा है, आई एफ डी एक्स और प्लस सी। सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q मतलब ये जो दाईं तरफ है वो, और q के साथ में क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा डॉट डी एक्स प्लस सी। ये होगा इसका सॉल्यूशन। तो क्या बनेगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, साइन एक्स है अपने वाले में, तो यहाँ पे आ गया साइन एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है, q है आर एच एस वाला, ये वो था ना पैटर्न अपना, बराबर q होता है, तो q मतलब ये आर एच एस वाला, ये 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कोट एक्स। तो यहाँ पर q की जगह क्या आ जाएगा, 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कोट एक्स, ऐसा हो गया, मल्टीप्लाई बाई। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये तो ये आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकला था, साइन एक्स, वो साइन एक्स यहाँ जाएगा, और ये डॉट डी एक्स यहाँ जाएगा, प्लस सी लास्ट में बच गया। इसको करें सोल्व, थोड़ा बहुत एडजस्ट करते हैं पहले। y इंटू साइन एक्स बराबर, इसको सोल्व करते करते वही है अपना सॉल्यूशन, c रहेगा तो जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे, और ये y वगैरह अगर ये जब लगाएंगे ना तो वो c की वैल्यू आ जाएगी, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। c को यहीं से शुरुआत से चालू होता है वो। देखो यार, ये है 2x, ये जो बाहर साइन एक्स है ना, साइन एक्स, इसको आप ना अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इस यहाँ पर भी यहाँ पर भी, है ना, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, 2x साइन एक्स प्लस ये क्या है, एक्स स्क्वायर कोटेक्स को चेंज कर दो, कोटेक्स को साइन कोस में लिख लो, तो कोटेक्स क्या हो जाएगा, कोस बटा साइन, कोस एक्स बटा साइन एक्स। और जो साइन एक्स अंदर जाएगा तो इसके पास तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये साइन एक्स इसके पास में भी आएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में साइन एक्स इसके पास भी लिख देता हूँ, डॉट बाहर अकेला ये डी एक्स बच गया, प्लस सी। देखो वाई साइन एक्स बराबर, आप अलग अलग कर लो, यहाँ पे बीच में प्लस लगा ना, तो इसका इंटीग्रेशन अलग कर लो और उसका अलग कर लो, तो यहाँ पे क्या है, 2x
साइन एक्स, ठीक है, डॉट डी एक्स, बीच में प्लस है तो प्लस। देखो यार यहाँ पे ना साइन एक्स और ये साइन एक्स ये कट जाएगा, ये बच गया क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स, और ये डी एक्स अलग हो गया प्लस सी। अब यहाँ पर एक तो ये है 2x इंटू साइन एक्स और एक ये है एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स। आई थिंक अपने क्लास 12 में ये ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं इस टाइप का कुछ चीज़ आपको बताने वाला हूँ। देखो क्या है, ये भी एक इंटीग्रेशन है, ये भी एक इंटीग्रेशन है। जब भी इस टाइप के दो आपको इंटीग्रेशन दिखाई दें और आपको थोड़ा बहुत ऐसे हिंट पता चले कि जैसे यार मतलब बाई पार्ट्स वाला लग रहा है ना, यहाँ पर आप देखोगे कि 2x एक्स इंटू साइन एक्स है, इसका आप इंटीग्रेशन किसी फॉर्मूले में नहीं है। फिर अगला तरीका सब्स्टिट्यूशन से नहीं कर सकते, पार्शियल फ्रैक्शन से तो कर ही नहीं सकते इनका। 2x अलग कैटेगरी है, साइन एक्स अलग कैटेगरी है, तो ये एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाओगे, है ना, वो फर्स्ट सेकंड वगैरह मान के, या फिर वो ILAT वैसा करके करोगे। तो उसमें ना थोड़ा मैं पहले बता दूँ, आप ना इसमें से एक का इंटीग्रेशन मत करना, है ना, ऐसा मैं पहली बार बता रहा हूँ, ऐसा शायद आई थिंक हाँ पहली बार ही आया ऐसा, ऐसी सिचुएशन। वैसे जो बच्चे IIT JEE की तैयारी करते हैं ना, तो वो एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन एक टाइप से आते हैं, एक टॉपिक में पढ़ते हैं तो बहुत सारे वो देख लेते हैं, तो उनको पता होता है जनरली। हम यहाँ पर जब दो इंटीग्रेशन तो एक को छोड़ देंगे, एक को होल्ड पे रखेंगे। जैसे ये आसान है, इसको हम होल्ड पे रखेंगे, ये थोड़ा सा हमें लंबा दिख रहा है तो इसको हम करेंगे। इसको करने के पीछे कारण क्या है, देखो मैं बताता हूँ। ये एक्स स्क्वायर है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये कोसेक्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। जैसे मैं यहाँ पर ILATE लगाऊंगा तो कोसेक्स अपना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, जो एक्स स्क्वायर है वो एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया। तो जो आइलेट में पहले आता है उसको हम फर्स्ट फंक्शन बोलते हैं, जो आइलेट में बाद में आता है उसको हम सेकेंड फंक्शन बोलते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन का जैसे डिफरेंशिएशन होता है ना, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, क्या बन जाएगा 2x, और यहाँ पर 2x पहले से इधर पड़ा हुआ है। तो इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा ना, इसके इंटीग्रेशन करने से जो प्रोडक्ट मिलेगा, इसका नहीं करेंगे हम, है ना, इसका हम नहीं करेंगे, इसका करेंगे। इसको करने से जो प्रोडक्ट वगैरह हमें मिलेंगे ना, जो आंसर मिलेंगे, वो हो सकता है कि इसके साथ कुछ रिएक्शन कर ले, मतलब हो सकता है कि इससे कट ही जाए वो, है ना। इस चीज़ की संभावना ऐसे सिचुएशन में होती है, समझो मेरी बात को। तो ये मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, ये मेरे को करना पड़ेगा। तो देखो करते हैं, इधर LHS को तो होल्ड पे रखो थोड़ी देर, y साइन एक्स बराबर, इसको भी होल्ड पे रखो, इसको करो मत, 2x साइन एक्स प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई में DX भी है ऐसा। अब यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड, यार फर्स्ट इंटू सेकेंड का मैं बता देता हूँ। फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, बाई पार्ट्स। पहले फर्स्ट एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस अंदर की तरफ एक बड़ा सा इंटीग्रेशन, बड़ा सा ब्रैकेट, उसमें फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन इंटू सेकेंड का अगेन इंटीग्रेशन, ब्रैकेट क्लोज। ऐसा हम करते हैं, ऐसा ही मैं इधर करूँगा इसका, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखता हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, एक्स स्क्वायर है ना, वो एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो सेकेंड कौन है, कोसेक्स, कोसेक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन एक्स। डायरेक्ट ही लिख दो, यहाँ पर एक एक चीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इतना सोफिस्टिकेटेड हमें बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारे काम कर रहे हैं। देखो अभी तक ना करते करते भी इतना पेज भर के आई है ना। तो आप यहाँ पे बाई पार्ट्स ऐसे तरीके से लगाओगे तो उसका कोई सेंस बनता नहीं है। यहाँ पे फिर क्या, माइनस, तो माइनस, फिर एक बड़ा सा इंटीग्रेशन लगाऊंगा, ये यहाँ पे लगा देता हूँ। फिर क्या आएगा, ये ब्रैकेट लगाने की वैसे ज़रूरत है नहीं, छोड़ो। फिर फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट क्या है एक्स स्क्वायर, उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x, और सेकंड का इंटीग्रेशन, कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, डॉट dx, ठीक है, और प्लस c। मैंने क्या किया, देखो मैं एक बार बताता हूँ आपको दोबारा शुरू से। ये जो ऐसे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पर एक y दिखा, बाकी x वाली चीज़ें हैं, तो ये एक टाइप से ये बन गया dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q, जहाँ पे ये जो p है ये कोटेक्स है x का फंक्शन, जो RHS में q है वो भी x का फंक्शन, ठीक है। तो उस केस में मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, e की पावर इंटीग्रेशन p डॉट डी एक्स, p ये है कोटेक्स, तो e की पावर कोटेक्स का इंटीग्रेशन log साइन एक्स, e और log कट गया, साइन एक्स बच गया। अब इसका सॉल्यूशन हम ऐसे देते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर अगेन इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q मतलब ये RHS वाला ये है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन एक्स यहाँ आ गया,
जो RHS है उसके साथ में साइन एक्स यहाँ आ गया, और ये तो चलो ठीक है। यहाँ पर भी जो साइन एक्स है वो मैंने अंदर भेज दिया, कोट को कोस बाई साइन लिख के अलग अलग काटापीटी कर ली। 2x साइन एक्स उसको मैंने होल्ड पे रखा, और जो इधर से जो मिला एक्स स्क्वायर कोस एक्स उसको मैंने फर्स्ट सेकंड फंक्शन मान के इंटीग्रेशन करना चालू किया। ठीक है, तो ये होल्ड पे है अभी भी। इसको जब इंटीग्रेट किया तो एक ये मिला और एक ये मिला प्लस सी। अभी इसका और इंटीग्रेशन करूँगा फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान के, लेकिन रुको रुको रुको, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन एक्स डी एक्स और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन एक्स डी एक्स दोनों सेम है। ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो क्या होगा, ये इसको काट देगा, खत्म। क्या बचा, वाई साइन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स। देखो इसको मैं लिख देता हूँ इक्वल टू, क्या बचा इधर की तरफ, क्या बचा वाई साइन एक्स बराबर, तो बराबर ये दोनों कट गए, ये बच गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस, तो प्लस यहाँ पे सी, ये बच गया। ठीक है, तो अभी हाँ इसमें जगह थोड़ी ख़त्म होगी, इसको मैं आगे लिख के फिर बाकी की चीज़ें बताता हूँ आपको। तो देखो ये काटापीटी करने के बाद में ये जो लिखा था ना, और उसको मैंने अगले पेज में लिख लिया है, ये हमें एक मिल गया सॉल्यूशन। लेकिन अभी यहाँ पे सी है, सी है तो एक टाइप से ये क्या है, एक जनरल सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन है ना वो ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। ये जो सी है इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से दोबारा पढ़ने पड़ेगा। यहाँ पर कंडीशन दे रखी है वाई बराबर 0 एक्स बराबर पाई बाई 2, तो ये मैं यहाँ पे लगाता हूँ, है ना, वाई बराबर 0 और एक्स बराबर पाई बाई 2, ये यहाँ पे डाल के सी की वैल्यू निकालते हैं। देखो क्या बनेगा, वाई बराबर 0 तो ये बन जाएगा 0 इंटू साइन पाई बाई 2, कोई मतलब नहीं है 0 हो गया, बराबर एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा पाई बाई 2 का स्क्वायर, पाई स्क्वायर बटे 4 इंटू साइन एक्स, तो साइन पाई बाई 2 प्लस सी। ठीक है, ये 0 हो गया ना RHS में, वाई की जगह 0 डालेंगे तो ये पूरा का पूरा ये 0 ही बन जाएगा, तो खत्म। सी की वैल्यू निकालना है, यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये साइन स्क्वायर साइन पाई बाई 2, साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, तो इसको तो भूल जाओ आप, 1 इंटू पाई स्क्वायर बटे 4 ये हो जाएगा। सी की वैल्यू निकालना, तो ये जो पाई स्क्वायर बटे 4 ये LHS में इधर आ जाएगा, तो बन जाएगा माइनस का पाई स्क्वायर बटे 4। ये सी की वैल्यू भी आ गई, ये सी की वैल्यू उठाकर मैं यहीं डाल दूंगा वापस। जैसे भी कोई कंडीशन दे रखी हो सी की वैल्यू आ जाती है ना, तो उस इक्वेशन को जनरल सॉल्यूशन को आप अपडेट कर दो सी की वैल्यू डाल के, तो बन जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो अपना पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, यहाँ पे y इंटू साइन एक्स बराबर, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी, सी की जगह ये आ जाएगा माइनस का पाई स्क्वायर बटे 4। ठीक है, तो ये बन गया अपना पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब जैसे क्या होता है कि अगर आपको y की वैल्यू निकालनी तो y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू आ जाती है तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो y की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे y के साथ क्या साइन एक्स इधर हम डिवाइड में भेज देंगे, यहाँ पे साइन एक्स मल्टीप्लाई में ना इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। इधर 2 नंबर है, RHS में 2 नंबर है ये और ये, तो साइन एक्स इधर आएगा तो इसके नीचे भी आ जाएगा और इसके नीचे भी आ जाएगा, अलग अलग मतलब अलग अलग इधर लाके अलग अलग डिवाइड करके ही रख रहा हूँ मैं डायरेक्ट। तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स बटा साइन एक्स स्क्वायर बच जाएगा माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 डिवाइड बाई साइन एक्स, तो ये बच जाएगा पाई स्क्वायर बटे 4 साइन एक्स। ठीक है दोस्तों, आप ये भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था अपना फर्स्ट एग्जांपल जिसमें हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को एक सीधा सीधा अप्लाई करना सीख लिया। अब देखते हैं एक और एग्जांपल। देखो दोस्तों, ये अपना नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी वाई। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, अब आप है ना सोचोगे, दिमाग लगाओ कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। मान लो एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे, सबसे पहले आप सोचोगे कि वेरिएबल सेपरेशन लगा सकते हैं क्या। तो यहाँ पे y के साथ dx है और dy के साथ में x भी है और y भी है, ऐसा इसमें पॉसिबल हो नहीं पाएगा ना, वेरिएबल को हम अलग अलग कर सकें। आप थोड़ा बहुत कोशिश करोगे वेरिएबल सेपरेशन को रफ में करने की कोशिश करोगे, तब भी ये अलग अलग नहीं हो पाएगा। फिर अगली चीज़ दिमाग में क्या आएगी कि हम इसको होमोजीनियस से कर लें, लेकिन होमोजीनियस का बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे y की पावर 1 है, x की पावर 1 है, लेकिन y की पावर यहाँ पे 2 है, तो उसे अनइवन पावर्स ही है ना, अलग अलग पावर्स हमें देखने को मिल रही है, तो होमोजीनियस से भी नहीं बैठ पाएगा। फिर आप अगला दिमाग आएगा किसमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर। तो वो कैसे हिंट मिलेगा, देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है ना, उसको एक बार आप ध्यान से देखोगे, जैसे ये है तो इसमें ना a की जगह y होता है, a की जगह y होता है ना। तो यहाँ पर आपको y मिलेगा 2 जगह, ये y है और ये y है ना। लेकिन थोड़ा और दिमाग लगाओ, दिमाग पे हम थोड़ा जोर डालेंगे तो देखो यहाँ पे x a की जगह पर है
तो यहाँ पर ना इस टाइप का बन रहा है इस बार सिचुएशन। जो मैं बोला था ना, दो पैटर्न है, एक में वाई एक दिखता है, एक में एक्स एक बार दिखता है। तो पैटर्न वन ज़्यादातर इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार इसके भी आ जाते हैं। तो इसका वाला केस बन गया। यहाँ पर आपको एक्स ए की जगह पर देखने को मिल रहा है फ्री एक्स। ये जो डी एक्स है वो तो डी के अंदर है, वो उसकी बात नहीं कर रहा मैं। जो फ्री एक्स है वो आपको ए की जगह पे देखने को मिल रहा है। ये बहुत बड़ी हिंट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए, और इस बार वो इस टाइप से एक्स टाइप से बनेगी वो, है ना। तो देखो, इसको अब हम अपने काम के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना चालू करते हैं। यहाँ पर जब एक्स ए का आया ना, जब एक्स ए की आता तब यहाँ पे डी एक्स बटा डी वाई बनता है। जब y अकेला आता है ना, तब यहाँ पे dy बाई डी एक्स बनता है। जो यहाँ पे अकेला आता है वो ऊपर और बाकी बचा हुआ नीचे। यहाँ पे x अकेला है तो dx बटा dy बनाना हमें। तो देखो, एक काम करता हूँ, मुझे dx बटा dy चाहिए, तो इसको मैं पहले उधर भेज देता हूँ, उधर उस साइड। तो ऐसा हो जाएगा y dx बराबर ये उधर चला गया, तो क्या बन जाएगा x प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी वाई। एक्स ए की जगह पर है तो मैं चाहता हूँ डी एक्स बटा डी वाई बन जाए, तो इस डी वाई को इसके नीचे ले आऊँगा। तो कैसा हो जाएगा वाई डी एक्स बटा डी वाई। अच्छा, इस वाई को यहाँ से हटा दो, इस वाई को यहाँ से उठा के इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, उधर भेज ही दो ना यार, इसको क्यों रख रहे हो। तो ये ऐसा हो गया एक्स प्लस 2y स्क्वायर अपन वाई। तो मतलब मैंने थोड़ा बहुत इसे एडजस्ट कर लिया, ठीक है। क्या किया, यहाँ पे एक ही एक्स था, उसको देख के मैंने डी एक्स बाई डी वाई बना लिया, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चल रहा था डी एक्स बाई डी वाई प्लस इस बार p इंटू एक्स बनेगा बराबर ऐसा q बनेगा। इस टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी जब एक ही x होता है, क्योंकि यहाँ पे जो p और q है ना, जब ये एक ही x है तो जो p और q है वो एक टाइप से y के फंक्शंस होंगे। किसके, y के। तो वो है यहाँ पे y की तो भरपूर मात्रा है, तो डी एक्स बाई डी वाई बनाना जरूरी। तो डी एक्स यहाँ डी वाई यहाँ पे, ऐसा मैंने ऐसा सेट करूँगा तो ऐसा ही बनेगा, आप बनाओगे तब भी ऐसा ही बनेगा। अच्छा, इसको थोड़ा बहुत ऐसा बना लेते हैं, जैसे डी एक्स बटा डी वाई के बगल में ये p इंटू एक्स होना चाहिए, x वाली चीज़ इसके बगल में ही होनी चाहिए, ठीक है। और बिना x वाली चीज़ RHS में पड़ी रहनी चाहिए। तो x तो यहाँ पर है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार अलग अलग डिवाइड कर लेता हूँ, इस x को फ्री करो तो x बटा वाई हो जाएगा प्लस 2y स्क्वायर बटा वाई, ये क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। ये जो y है मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया तो ऐसा मिल गया। ये जो x वाली चीज़ है ये डी एक्स बाई डी वाई के बगल में रख लो, तो ये जो x बाई वाई है ना, ये मैं इसके पास में ले आऊँगा। क्या हो जाएगा डी एक्स बटा डी वाई माइनस ये इधर आ गया x बाई वाई बराबर RHS में क्या बच गया 2y, ठीक है। ये हो गया अपना, इस टाइप से देखो मैच हो रहा है, देखो ध्यान से मैच हो रहा है ना। यहाँ पे अब बताओ कि p का काम कौन कर रहा है। जो p होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, तो आप ध्यान से देखोगे तो p जो x का कोफिशिएंट है, x के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, और 1/y ये भी लगा हुआ है। तो p का काम कर रहा है -1/y ये, ठीक है। अच्छा, अब q का काम कौन कर रहा है, q होता है RHS में अकेला, वो भी y का फंक्शन या कॉन्स्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर q का काम कौन कर रहा है, देखो RHS में क्या है 2y, तो यहाँ पे 2y ये हो गया, ठीक है। p और q तैयार है एकदम। अच्छा, इस बार इस टाइप का पैटर्न है, तो इसमें हमें एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, समाकलन गुणक की। वो कैसे निकालेंगे, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट, चूँकि इस बार जो p है वो y का फंक्शन है। आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे इस बार x यहाँ पर आ रखा है, तो इस बार उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर p y का फंक्शन है, तो यहाँ पे p डॉट डी वाई आएगा इक्वल टू। तो देखो ये क्या बना लेगा, इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। इधर बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ पी की जगह है -1/y डॉट डी वाई। इसको सोल्व करते हैं तो ई की पावर माइनस को तो अलग रख लो, 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता है log ऑफ y, ठीक है, log ऑफ y। यहाँ पर हमें मॉडल्स वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस c लगाने भी कोई लोड नहीं है। ये जो माइनस है ना, माइनस इसको मैं यहाँ से उठा के ऊपर भेज दूंगा, क्या प्रॉपर्टी के तहत। देखो ये प्रॉपर्टी होती है ना, log ऑफ m की पावर n, तो वो n आगे आ जाता है, n इंटू log m। अगर आप ये प्रॉपर्टी इधर से इधर लगा सकते हो तो इधर से इधर वापस भी तो लगा सकते हो ना। तो यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे माइनस माइनस पड़ा हुआ है, तो इस माइनस को मैं इसकी पावर में रख दूंगा, यहाँ पे जो माइनस पड़ा है इसको मैं इसकी पावर में लगा दूंगा, तो ताकि ये ई और लोग का ना रास्ता क्लियर हो जाए, बाद में एक दूसरे को काट देंगे। तो ऐसा बन जाएगा ई की पावर log ऑफ ये माइनस है ना, y की पावर पे लग जाएगा, y की पावर -1 ऐसे।
अब ई और लोग या एक दूसरे को काट देंगे, वाई की पावर -1 बच जाएगा। वाई की पावर -1 का मतलब क्या है, 1/y। ये तो जो 1/y है ना, ये अपना क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, IF हो गया, ठीक है, 1/y ये हो गया अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो इतना करने के बाद में अब अपना काम है कि भाई इतना सारा हो गया, अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। सारी चीज़ें निकाली। अब सॉल्यूशन के लिए देखो क्या होता है, इसके लिए सॉल्यूशन की ये प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, ये वाली चीज़, ये सॉल्यूशन इसका x इंटू IF मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अपने वाले में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1/y ये। तो x इंटू 1/y बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q मतलब जो RHS में था ना वो IF के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा +c, ऐसा है। तो क्या होगा, सबसे पहले ऐसा होगा, मैं एक बार फॉर्मेट लिख देता हूँ, x उसके साथ में IF बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q मल्टीप्लाई बाई IF dy, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में होगा, +c। ये अपना होगा आंसर, मतलब सॉल्यूशन ऐसे तैयार किया जाएगा। चीज़ों को रखना स्टार्ट करो, फिर बनाते हैं। x IF की जगह क्या आ जाएगा, 1/y, तो यहाँ पे आ गया 1/y बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q की जगह क्या आएगा, q की जगह ये है ना 2y, ये आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि RHS में देखो, RHS में क्या है 2y है ना, ये आ गया यहाँ पे 2y मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है 1/y, ये अगेन यहाँ पे 1/y लग जाएगा, मल्टीप्लाई बाई फिर dy है तो dy +c, इसको थोड़ा दूर रख लेना। तो ये x/y हो गया बराबर, यहाँ पे y से y कट जाएगा, 2 है, 2 तो कांस्टेंट, इसको बाहर रख लो, तो अंदर सब कट गया, तो अंदर dy बचा +c। तो x/y बराबर 2। देखो यहाँ पे dy अकेला ही है, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई में 1 समझ सकते हो, तो 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, y बन जाएगा +c। तो ये बन गया अपना आंसर। आप चाहो तो इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे यहाँ पर नीचे की तरफ क्या y है ना, y को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर क्या है x बचेगा LHS में, y नीचे वाला इधर की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इंटू 2y² y इंटू cy ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो ये था दोस्तों अपना आज का कंप्लीट वीडियो लेक्चर। इसमें मैंने आई होप मैंने अच्छे से कोशिश की है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को समझाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। देखो यहाँ पे इस बार कोई ज़्यादा लफड़ा हुआ ही नहीं, एक आपको एक नई अप्रोच समझने को मिली है ना, न्यू अप्रोच आपने इसमें सीखी है। उसको खोदने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसका प्रूफ में जा रहे हो ना, हमें अभी PhD नहीं करनी, अभी हमें क्लास 12 ही करनी है। ठीक है दोस्तों, तो आप जो पहले से प्रूव्ड जो रिजल्ट है ना, जो पहले से प्रूव हो रखे हैं, उनको अप्लाई करना सीखो। ठीक है, तो यही एक था यहाँ पर कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, e की पावर में इंटीग्रेशन, वो उठा के सॉल्यूशन में उसको यहाँ और यहाँ प्लेस करके इंटीग्रेट करने की कोशिश करना। ठीक है, ऐसा बना अपना ये। तो आई होप ये आपको समझ में आया है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।